हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में वैसे तो बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी इस वक्त एक गू का शिकार हैं, एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उस हवाले से भी कोशिश करेंगे कि बात हो, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखते हैं अपने पड़ोस में इंडिया में, तो वहाँ पे SCO है, G20 है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ कि अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज भी, इस्टेब्लिशमेंट भी और शायद अवाम भी आपस में लड़ रहे हैं। वजह क्या है? बाकी दुनिया भी इसी तरीके से इन फेजेस से गुजर के वो बड़ी कंट्रीज बनी है, तरक्कियां की है उन्होंने, या सिर्फ हम ऐसा कर रहे हैं। तो इन हवालों से बात करेंगे। इसके साथ साथ US कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के हवाले से इंडिया को, उसकी क्या हकीकत है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और हर साल एक रिपोर्ट आती, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। आप सब जानते हैं, मैं इंट्रोडक्शन क्या दूं, डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल भी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ लिखते भी हैं। तो डॉक्टर मुख्तदर खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि वो रिपोर्ट के बारे में हम उनसे पूछें, क्योंकि अमेरिका की तरफ से रिलीज होता है और डॉक्टर साहब इस तरह की चीजों को यकीनन देख रहे होंगे। तो सबसे पहले कहेंगे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब शो ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। स्टार्ट में से लूँ मैं सर कि एक पढ़ रहा था, एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि 9 साल 30 मई को हो जाएंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और उस हवाले से कहते हैं कि उसने इंडिया को एक सेंटर स्टेज पे वर्ल्ड के लेके आए हैं। क्या इसकी हकीकत है? आप देखते रहते हैं, यकीनन हम यहाँ पाकिस्तान में भी देखते रहते हैं कि इंडिया का एक जिसे कहते हैं कि स्टेटस तो काफी ऊपर आया है। पहले जब हम देखते थे और आज हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि आपका टेक इस पे बड़ा जरूरी है कि वाकई इन 9 सालों में उन्होंने इंडिया पे वहां ला के खड़ा किया गया जहां पे शायद पहले कभी सोचा ना हो किसी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो क्या कहना चाहिए कि किस्मत वाली बात है। सही। मिसाल के तौर पे इंडिया में जो G20 होस्ट कर रही है, इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज एन अचीवमेंट। राइट। अगर होस्टिंग G20 इज एन अचीवमेंट, तो इससे पहले इंडोनेशिया ने ऑलरेडी हासिल कर लिया है। ये इट इज जस्ट बाय चांस कि SCO और G20 एक ही साथ इंडिया में बन गए, राइट? जी जी जी। इट इज लाइक वो सर्किल, इट इज लाइक अ रिवॉल्विंग लीडरशिप, इट्स नॉट एन अचीवमेंट। वोट नहीं किया। ओके। बट इंडिया का कमाल ये है कि दे मिल्क इट वेल। यहाँ को मिल्क किया काफी। जी जी। लेकिन उसका डोमेस्टिक उतना असर नहीं हो रहा है जितना इंटरनेशनली हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है वो गोवा में हुई। जी। गोवा तो कर्नाटका को लग कर है, लेकिन उसका असर कर्नाटका के इलेक्शन पे तो कुछ भी नहीं हुआ। यस, एग्री एग्री, एग्री। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल एग्री। सो इंडिया में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक कल्चरल कम्युनिटी है, आप कह सकते हैं जी। उसको मैं एस्टिमेट करूंगा तो कहूंगा कि भाई इंडिया 140 करोड़ की आबादी है। तो हो सकता है उसमें 1-2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो जिनको ये नशा है G20, जो हमारे शोज देखते हैं, अच्छा। जो पढ़ते हैं, करते हैं, राइट? जी जी। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी कभी सत्य हिंदी पे जाता हूँ। वहां पे जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात हो, जट बल्कि गिर जाता है व्यूअरशिप, वरना डोमेस्टिक 2-3 लाख लोग देखते हैं। तो वो उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो उनके दूसरे मसाइल, डोमेस्टिक मसाइल है, महंगाई है, पॉलिटिक्स वगैरह है। राइट, बिल्कुल। तो बट इंडिया में एक अवेयरनेस बन गया है कि इंडिया इज ए ग्रेट नेशन एंड इंडिया डिजर्व्स टू बी ए ग्रेट नेशन, और इट इज टाइम द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज इट। ओके। अगर आप नेहरू की जो स्पीच थी आप जाके देखें, इतनी जबरदस्त स्पीच दी थी उसने जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी। तो उसी में उन्होंने he had talked about India taking its place, its rightful place. ये हमारा हक है क्योंकि हम इंडिया है। तो वो फीलिंग इंडियंस में हमेशा थी, बट इट वाज पार्ट ऑफ जस्ट द एलिट। ओके। अब जो
या तो कहिए कि इंडिया के जो एलिट क्लास है वो एक्सपैंड हो गया इतना कि करोड़ों में आ गया है, या कहिए कि ये एलिट फॉरेन पॉलिसी हमेशा हैज ऑलवेज बीन एन एलिट ऑक्यूपेशन। जी बिल्कुल हाँ, सही कह तो Exactly. वो बढ़ गया है, समझे, सही इट हैज एक्सपैंडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। राइट तो अब इंडिया में ऐसे लोग हैं। और दूसरी चीज ये है, मैं किसी को समझा रहा था, लेट्स से कि आपको क्रिकेट में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, जी जैसा कि खवातीन समटाइम्स आर नॉट इंटरेस्टेड, जी लेकिन अगर आपकी टीम जीतना शुरू हो जाती है ना, लेट्स से कि पाकिस्तान एशिया कप भी जीत जाती है, वर्ल्ड कप भी जीत बिल्कुल जाती है, सब यस जीतना शुरू, बिल्कुल आपको क्रिकेट की दुम नहीं आती, आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड भी नहीं है। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें खातून से पूछ रहे थे, तो आपको कोहली पसंद है? तो उसने कहा कोहली तो ठीक है लेकिन मुझे विराट पसंद है। राइट, जबरदस्त उनको भी क्रिकेट का शौक हो बिल्कुल जाता है सही बिकॉज देयर टीम बिल्कुल इज विनिंग। बिल्कुल लेकिन सही अगर वही टीम हारना शुरू हो गई तो इमीडिएटली पब्लिक विल स्टॉप वाचिंग, और इनफैक्ट जो शौकीन है वो भी देखना छोड़ देंगे। यस अरे यार, रुलाएंगे एट द एंड, ये जाके हारेंगे, तो खेलने वाले भी विल नॉट वॉच। तो बिकॉज सब इंडिया इज विनिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, बिल्कुल तो जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं लगते, दे आर ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्टेड। अरे एससीओ क्या चीज है, व्हाट इज इट, पोस्टर्स बिल्कुल लगा। सो जो ये जो करंट गवर्नमेंट है उसने इस चीजों को प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया। मैं एक रिपोर्टर की कहानी पढ़ रहा था कि ही सेड कि मैं जब G20 की मीटिंग के लिए जा रहा था फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो एयरपोर्ट से लेके वेन्यू तक मैंने, उसने गिने कुछ 154 पोस्टर्स अबाउट G20, बिल्कुल इसमें ऑब्वियसली मोदी की भी फोटो है, प्रोजेक्ट भी बिल्कुल हो रहा है, और डोमेस्टिक इलेक्शंस के लिए भी इट्स लाइक G20 का बजट से डोमेस्टिक इलेक्शन कैंपेनिंग भी चल रही है, समझ रहे हैं आप, दिस इज बिल्कुल ऑल हैपनिंग। बट पब्लिक में इतना अवेयरनेस आ गया कि अरे G20 हो रही है, ये हो रही है। So that is what is going on in India, this perception के we are done। Actually जो टर्निंग पॉइंट है इंडिया की ग्रोथ में, एक 1991 जो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, जी एक्चुअली वो मेरे शहर हैदराबाद से हैं, ओके तो नरसिम्हा राव साहब के जमाने में जो टर्न लिया इंडिया टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, गुड and that was after the collapse of the Soviet Union। India immediately adjust हो गया to a world without Soviet Union by economic liberalization and became part of the globalization। तो वहां से इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ, अगर आप जाके इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखें तो एक्चुअली 1990s में ज्यादा थी, ओके इट वाज अबव समटाइम्स रीचिंग इवन 10%, 9 10। जबरदस्त अब 6-7 पे इतना धूम हो रही है, जब तो 8-9 से तेजी से चल रही। ओके और जो दूसरा टर्निंग पॉइंट था कि जॉर्ज बुश के जमाने में इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे वो निकाल दिए बिकॉज द न्यूक्लियर टेस्ट जो 1998, बिल्कुल 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 तो जो 2005 में जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हुए यूएस के और सैंक्शंस वगैरह निकाले गए, उसके बाद से इंडिया हैज बीन लाइक ऑन द बूम इन द टू फ्रेजेस। और जब नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट आए 2014 में, जी तो कहते हैं कि इट केम विद अ मैस मिलिटरिस्टिक नेशनलिज्म, ओके 56 इंच का सीना, इस तरह के बात। बिल्कुल हाँ बात करते हैं हाँ, मनमोहन सिंह would never have said something like that, right? यस हाँ, it's like saying कि ये आप अरबी और फारसी के बीच में जबान में जो फर्क है, अरबी आपका जज्बा उठाता है, इट विल गेट यू इमोशनल वेरी इजीली, ऊपर जी की तरफ जाता है। लेकिन फारसी में आप गाली भी दे तो ऐसा लगता है कि आप इश्क की दावत दे रहे हैं, ओके बिल्कुल राइट? यस बिल्कुल सही है एग्जैक्टली मनमोहन सिंह वैसे थे, मोदी साहब अरबी में बोलते हैं, वो फारसी में बोलते हैं, बोलते तो दोनों एक ही बात है। अच्छा बिल्कुल लेकिन सर एक बात आपकी बातों से मुझे लगा कि मतलब इसका मतलब है कि ये अपनी चीजों को मार्केट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि G20 से पहले भी होता रहा है और अब आइंदा भी होता रहेगा, मतलब नहीं G20 से नहीं, लेके एग्रेसिवनेस पहले ज्यादा भी होता रहा और इस अब भी। लेकिन इंडियन हाई कमीशन इस साल बल्कि इससे भी पहले दिसंबर में जब इसका पूरा शुरू हुआ, तो यकीन करे दिवाली पे और जिस जिस पे इवेंट्स पे भी मैं गया तो वहां पे बड़ा खूबसूरत किस्म के बोर्ड वहां पे लगे और हर तरफ आपको हालांकि इंडियन हाई कमीशन कितना बड़ा होगा, हर तरफ आपको जैसे गेट से एंटर होते हैं तो आपको
यही चीजें नजर आती है कि G20 है। तो मेरे जैसे जितने भी लोग जाएंगे तो बेशक उनका इंटरेस्ट ना भी हो तो कहेगा यार पता नहीं कुछ तो है ऐसा कि इसके इतने सारे वो लगे हुए हैं। तो ये चीज तो सर है। अच्छा सर, एक चीज और है कि जिस तरीके नहीं, से एक ख्याल खत्म कर, दो तीन चीजें हुई। तो जैसा कि वो बालाकोट का एपिसोड हुआ, बिल्कुल, यस एपिसोड तो छोटा था लेकिन बात तो बड़ी की उन्होंने, ये हम यस, घर घुस के मारे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, जियाज ने क्रॉस किया बॉर्डर को। हाँ, तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं, दैट डिड नॉट हैपन बिफोर। यस, हालांकि इंदिरा गांधी ने 71 में तो बहुत अचीव कर लिया था कंपेयर टू बिल्कुल ऐसा 90, ये पिछले 9 साल में ऐसा कोई मेजर अचीवमेंट नहीं है जो 71 में हुआ था। बट देयर इज अ लॉट ऑफ आल्सो टॉक अबाउट, जैसे जयशंकर बात करते हैं कि उनका वो एक फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट ले लेंगे, यूरोप्स प्रॉब्लम्स, Europe has to change its attitude. Exactly. You can't think that Europe's problems are the world's problems or the world's problems are not Europe's problem. तो इस तरह से जो इन्होंने यूं कह सकते हैं कि नैरेटिव बहुत, दे हैव हैंडल्ड द नैरेटिव वेरी वेल, डोमेस्टिकली भी और नेशनली इंटरनेशनली भी। जिस ये रिजीम है, इट हैज डन वेल। लेकिन मोदी ने पर्सनल फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में नहीं, पहले टर्म में मोदी ने खुद पर्सनली जो डिप्लोमेसी की, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज के साथ, यस, कई ट्रिप्स मारे, सऊदी अरेबिया के, बहरेन के, यूएई के, हाँ, वो सारे ट्रिप्स जो मोदी ने किए हैं उसका डिविडेंड्स अब नजर आ रहा है बहुत बड़ा। और सबसे बड़ा कमाल जो मोदी का कह सकते हैं आपके, ही हैज इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन the Arab countries in the Gulf and Pakistan and decrease the distance between India and those same countries. Agree. वो अपने यूं कह दे कि उसने चुंबक की तरह से अपने करीब खींच लिया। That is a major achievement. अब ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, but he did that in the first term. Second term में he's been focusing on the major Western powers. इसलिए जहां गए वहां लपट जाते हैं बाइडेन को, अगर आपने देखा होगा, या ऑस्ट्रेलिया गले लगा रहे हैं। So he's there, he's trying to do the same with big powers now. ऑस्ट्रेलिया और फिर बर्तानिया, रशिया के गालिबन मिलाते फिर प्यूटन के साथ भी काफी, मतलब आपको फोटोग्राफ्स अगर आप देखें, इनफैक्ट शी जिनपिंग के साथ भी काफी फोटोग्राफ्स हैं, वो चाय वाय इधर उधर फिर रहे थे। सो ही हैज स्पेंट मोर टाइम ऑन फॉरेन पॉलिसी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से उनकी पहले टर्म में लोग शिकायत भी करते थे कि ये इंडिया में कम, बाहर ज्यादा होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली पेड मोर अटेंशन टू फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से ट्रेड बढ़ता है। देखिए इंडिया का जो जीडीपी है क्लोज टू अराउंड 3.7 and 4 ट्रिलियन के बीच में, लेकिन इंडिया इज गोइंग टू क्रॉस 1 ट्रिलियन इन ट्रेड, यानी 25% ऑफ द जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम ट्रेड, विच इज वेरी वेरी गुड। बिल्कुल आपका 10% है या 20% है, आई डोंट नो, बट ये तो 25% इज ट्रेड। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी से कनेक्शन है, जुड़ा होता है। मैं किसी बांग्लादेशी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, मेरे शो पे भी वो आए हैं जी, तो वो काफी करीब हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी के। So he actually sits into meetings when foreign dignitaries आते हैं, he is in the room। तो वो कहते हैं कि when now नरेंद्र मोदी जब आते हैं बांग्लादेश वगैरह, he is very aggressive in marketing India के stuff। आप हमारे हेलीकॉप्टर खरीद क्यों नहीं लेते, वी हैव नाइस हेलीकॉप्टर, आप हमारे ये चीजें लें, वो चीजें लें, यू नो। सो आपको पता है, इवन व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ही यूज्ड टू, मतलब जयशंकर ने बताया कि ही हैड कम टू चाइना। बिल्कुल ट्रेड, मतलब वहां से ही नजर आता है कि इफ एज चीफ मिनिस्टर ही वाज मेकिंग फॉरेन ट्रिप्स टू बिल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो ज्यादा तो हुआ ही है, उसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा सर, हमने क्योंकि टॉपिक 2-3 है, लेकिन क्योंकि आपके सवालों से मुझे एक चीज नजर आई, आपने मतलब जिक्र किया इस्लामिक कंट्रीज का। इस पे भी कुछ दिन पहले बीबीसी उर्दू का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ और वहां पे भी ये बात की गई है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस कम हुई और इंडिया की बहुत ज्यादा बड़ी है। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो अभी क्योंकि 2-3 दिनों में G20 होने वाला है श्रीनगर कश्मीर में,
और वहाँ पे सऊदी अरेबिया भी उसमें आ रहा है। अभी कहते हैं कि टर्की ने शायद कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन चांसेस तो सुनने में आ रहा है कि बहुत है कि वो आएंगे, और आई थिंक सो चाइना भी होगा वहाँ पर। तो सर वो कितनी बड़ी अचीवमेंट हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है यकीनन उसको दचका मजीद लगेगा, और इंडिया का जो नैरेटिव है वो मजीद मजबूत होगा, ऊपर जाएगा। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का जो इमेज है जी उसमें वो ऑपोजिट हो गए हैं। बिल्कुल। जब जब दूसरे लोग इंडिया के बारे में सोचते हैं, they see India as a country of solutions, yes. and when they see Pakistan they say अरे बाप रे, प्रॉब्लम। दरवाजे पे घंटी बजी तो बच्चे से कहता है कह दो अब्बा घर पे नहीं है बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आ रहा है बंदा उसके पास प्रॉब्लम्स है, मुझे भी लगा देगा प्रॉब्लम्स हो यार, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। सो दैट हैज बिकम द इमेज, सही राइट? हो जाएगा सर कुछ अर्से में। तो दुनिया में हर जगह ये इमेज हो गया है। सब आप बात। यू वांट टैलेंटेड पीपल, जाओ इंडिया लेकर आ जाओ, यू नीड टू बिकम एन आईटी हब आपका। या मुझे अच्छी तरह ऐसे याद है, दो आपको पता है अगर 1980s में अगर आप जाके देखें यूरोप में तो सबसे गरीब मुल्क था आयरलैंड, राइट। और अब इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन यूरोप। जबरदस्त जबरदस्त। It became, because of its focus on IT, it became like the Silicon Valley of Europe. एकदम इन्वेस्टमेंट खोल दिए, लिबरलाइज कर दिया उन्होंने, तो बहुत सारे कंपनीज अमेरिका से इधर से उधर चले गए। तो उन दौरान उन्होंने मुझे भी बुला लिया, आके खान साहब एक लेक्चर दे दो। वहां पे मैं जाके नियरली फंस गया था। मतलब उस दिन मेरे पास पहले ब्रेक नहीं होते थे मेरे जबान पर उतने, तो मुझसे कुछ पूछा तो मैंने कह दिया था टोनी ब्लेयर एंड जॉर्ज बुश एंड टोनी ब्लेयर आर वॉर क्रिमिनल्स, दे शुड बी बिहाइंड बार्स, कह दिया था मैं। सुबह में देखा तो फ्रंट पेज पे मेरी तस्वीर के साथ। तो मैं वहां तकरीर करने गया था अबाउट जियोपॉलिटिक्स और वॉर ऑन टेरर। तो सुबह सुबह की वजह से आपने कहा था सर, जी इराक की वजह से कहा था आपने, हाँ, दोनों के हवाले से। I consider them as war criminals, including Dick Cheney वगैरह। जी जी। तो मैं जब सुबह में होटल में रात को पहुंचा, सुबह नाश्ते के निकला, तो रेस्टोरेंट वाले ने मुझे कहा कि भाई तुम अंदर क्या खाते हो, बाहर जाओ, बहुत जबरदस्त वेदर है और रोड पे खाओ, नाश्ता अच्छा कर सकते हो। जबरदस्त। तो जब मैं बाहर निकला तो सरदार जी देसी देसी हर जगह सब। गॉलवे आयरलैंड में बात कर रहा हूं मैं, गॉलवे शहर का नाम। तो एनीवे मैं जाके ज्वाइन कर लिया उनको। मैं बोला भाई मुझे बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर, वो सारे के सारे आईटी इंजीनियर्स थे। जबरदस्त। वो मुझे बताया कि पिछले 3-4 महीने में 0 से 3,000 हो गए थी इंडियन इंजीनियर्स की मौजूदगी हॉस्पिटल। यहाँ पर अमेरिका में कहते हैं कि अब जो आईटी इंडस्ट्री है यूएस में, नियरली 25 to 30% आर इंडियन ओरिजिन इंजीनियर्स। ओके। तो द वर्ल्ड सारी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है ना, तो आपको इंडिया से कई चीजें मिल सकती हैं, मेडिसिन मिल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स मिल सकते हैं, प्रोफेसर्स मिल सकते हैं, एक्सपर्ट, हर चीज मिल सकती है। सो इंडिया इज सीन एज अ कंट्री ऑफ सॉल्यूशंस, पाकिस्तान इज सीन एज अ कंट्री ऑफ प्रॉब्लम्स। आप पैसे मांगेंगे, ये मांगेंगे, तंग करेंगे, और फिर रिलीजियसली भी पाकिस्तान के जो रिलीजियस एक्सपोर्ट्स हैं, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक ना। You know, so those are also an issues. It is not a simple thing for, जैसा कि अब सऊदी अरेबिया इतना लिबरलाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा। सऊदी अरेबिया ने दूसरों को गंद कर दी अपने वहाबिज्म से, लेकिन वो सऊदी अरेबिया को वो फायरवॉल बना देंगे कि वापस ना आए ये चीजें, तबलीगी जमात वगैरह, यू नो। So अफगानिस्तान पाकिस्तान को तो बना दिया है सर, हम जो भी कहें, लेकिन दोनों में अफसोस के साथ कि बड़े लिबरल कंट्रीज किसी जमाने में शायद थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही मतलब ये रिलीजन के हवाले से है। लेकिन सर एक चीज और है, एक तो वो रिपोर्ट जो अमेरिका हर साल रिलीज करता है, पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी बड़े कंसर्न्स हैं हमारे, माइनॉरिटीज के साथ बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया के हवाले से भी यही कहा है, लेकिन इसी दौरान एक वो रिपोर्ट भी आ रही है कि यूएस चाहता है कि जी न्यूक्लियर जो सिविल न्यूक्लियर डील्स होती हैं वो बड़ा कीन इंटरेस्टेड है विद इंडिया। क्या
मतलब क्या वजह है कि या तो वो एक अलग चीज है उन्होंने रखा हुआ कि यार हम ये करते हैं और हम ये करते रहेंगे और ये एक अलग मुद्दा है देखिए जब ये जिस पे वो रिपोर्ट काम आते कर हैं पीपल जी गेट अ बिट कंफ्यूज, तो मैं राइट थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तीन सर प्लीज किस्म के रिपोर्ट्स आते हैं, तीन किस्म के रिपोर्ट्स। जी एक दो स्टेट डिपार्टमेंट से आते हैं, एक एन ऑटोनमस कमीशन की तरफ से। जी तो एक ऑटोनमस कमीशन जो है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, जिससे पिछले राइट 4 साल से इंडिया का काफी झगड़ा चल रहा है। बिकॉज वो 4 साल थे दे आर सेइंग कि इंडिया का रिलीजियस फ्रीडम बहुत खराब हो चुका है, जी एंड दे वांट द स्टेट डिपार्टमेंट को रेकमेंड करते हैं कि टू लेबल इंडिया CPC, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। जी तो इट इज लाइक सेइंग के भाई आपका, इट इज लाइक ए बैड पैच, जैसा कि गोल्ड स्टार मिलता है किसी को अच्छा करने से, उससे ऑपोजिट ऑफ दैट समझ जाए, ठीक है, ओके राइट नेगेटिव। राइट राइट तो अब उसमें 5-6 मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान इज ऑलरेडी लेबल्ड, बिल्कुल हर साल उसको बिल्कुल CPC, चाइना भी CPC, सऊदी अरेबिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। जी इनफैक्ट मैं बहुत 2-3 कांग्रेशनल ब्रीफिंग्स में मैं उसको बहुत सख्ती से अपोज किया। आई सेड यू कांट पुट इंडिया इन द सेम क्लब विथ सऊदी अरेबिया और हम्म नॉर्थ कोरिया। सर इंडिया में अफगानिस्तान का नाम नहीं है ना आई हैव ए फीलिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडिया में सऊदी अरेबिया से ज्यादा मस्जिदें हैं, बिल्कुल होंगे राइट? 25 करोड़ पॉपुलेशन मुस्लिम रहती है हाँ, तो आप क्या बात कर रहे हैं, आप रिलीजियस फ्रीडम की? एक भी टेम्पल है वहां पर? एक भी चर्च है? नहीं है। तो हाउ कैन यू पुट सऊदी अरेबिया एंड इंडिया इन द सेम रिलीजियस फ्रीडम ब्रैकेट? बड़ा गुस्सा आया था मुझे उस जमाने में जब बात कर रहे थे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। राइट तो बिल्कुल सही दैट इज वन थिंग। तो वो एक CIRF का भी आ रहा है, इट इज रिकमेंडिंग द स्टेट डिपार्टमेंट हर साल, ये 4 साल से कर दिया है कि टू नेम इंडिया एज ए CPC, एंड द स्टेट डिपार्टमेंट हैज इग्नोर्ड इट। ओके लेकिन देखिए जो कांग्रेस जो पॉलिसी बनाती है, इट डज इट थ्रू द बजट। जी 1970s में कांग्रेस ने एक लॉ पास किया सेइंग कि द स्टेट डिपार्टमेंट विल मॉनिटर द ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरी कंट्री, और वो पैसे दे देते हैं डट बल के। आपके पास आ जाते हैं $100 मिलियन, आपको यू हैव टू हायर स्टाफ एंड डू इट, बिकॉज अगले साल वो दे विल होल्ड यू टू टास्क। तो करना पड़ता है, बिकॉज दे विल कॉल यू, फिर ड्रैग करेंगे, फिर बेइज्जती बहुत होती है कांग्रेशनल हियरिंग। राइट तो जब से द US हैज बीन कलेक्टिंग ह्यूमन राइट्स डेटा ऑफ एवरी कंट्री, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है US का 30-40 साल से। और हर एम्बेसी में देयर आर पीपल, अगर आप जाके देखें US एम्बेसी में, देयर विल बी समबडी हु इज कलेक्टिंग डेटा ऑन पाकिस्तान। बिल्कुल इस्लामाबाद में है, या तो कम से कम वो अखबार पढ़ के क्लिपिंग्स निकालते रहता है जहां भी जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं हर साल, एग्जैक्टली रिकॉर्ड करते रहता है। तो 1998 में जब 90s में जब गिंगरिच के जमाने में रिपब्लिकन्स ने कांग्रेस जीता, तो उन्होंने और एक नई रिपोर्ट ऐड कर दी ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। और ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो ओरिजिनल इंटेंट था, इट वाज पुश्ड बाय इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दूसरे मुस्लिम मुल्कों में लोगों को फ्रॉम इस्लाम से क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करने की जो कोशिश कर रहे थे, उनके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल था ये ब्लास्फेमी, एपोस्टेसी जो कहते हैं ना, मुर्तद वाला, कि अगर बंदा मुर्तद बना तो उसको कत्ल कर दो। हाँ बिल्कुल। तो द रिलीजियस फ्रीडम लॉस का मकसद ही था कि इस कंट्रीज को प्रेशर करे कि वो लॉ निकाल दे, ताकि फिर हमारे जो मिशनरीज है जाके उनको कन्वर्ट करें, तबलीग करें उनको। बिल्कुल। तो द स्टेट डिपार्टमेंट इनवाइटेड मी इन 2000 या 2001, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट वाज द फर्स्ट रिलीजियस रिपोर्ट उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैंने बहुत धुआंधार तकरीर की थी कि भाई कि आप अपने आप को सेक्युलर स्टेट करते हो, यू बिकमिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। ये जॉर्ज W बुश के अंदर हुआ था, इससे पहले नहीं हो सकता था। लेकिन अब पैसे तो दे रहा है हर साल कांग्रेस, अब इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है स्टेट डिपार्टमेंट में, और वो बड़ी सिस्टमैटिक रिपोर्ट लिखते हैं। आप देखें हर कंट्री पे जाके देखें, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। इंडिया के ऊपर भी काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है। छोटे छोटे, गुजरात में पुलिस वालों ने 4 मुसलमान बंदों को सड़क पे डंडे मारे, इस तरह छोटी छोटी चीजें भी वो नोट करते हैं। हाँ, इंडिया के लिए स्पेशली ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इंडिया चैलेंज कर रहा है ना इनको,
तो ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। सर मैं इसी पॉइंट पे मैं काफी दिनों से कुछ छोटा मोटा काम कर रहा होता हूँ, लेकिन ये बात यकीन करें कि मैंने एक दफा नहीं, शायद आपसे लास्ट टाइम पूछी थी या किसी और से पूछी थी, मेरे पास शो में आए थे, मैंने यही कहा था कि मैं मानता हूं कि होता होगा, पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है कुछ, इवन नॉन मुस्लिम के साथ छोड़ दे, मुस्लिम के साथ जो भी मर्दान में हुआ था इंसिडेंट, वो जो एक, हालांकि वो खुद रिलीजियस स्कॉलर थे बेचारे, जिस बेदर्दी के साथ उसके साथ किया, या बाकी बहुत सारे केसेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन मैंने कहा यार मुझे इंडिया वाली जो कहानी है, होता होगा वहां पे भी होता होगा, लेकिन मैंने कहा ये उसके पीछे ये वाले फैक्टर्स तो नहीं है कि वो कहेंगे यार ये तो मतलब हमारे सामने ही बिल्कुल आ रहे हैं। इंडिया में दे आर सीइंग इट एज इफ इंडिया इज बीइंग टारगेटेड, व्हिच इज नॉट द केस। इनफैक्ट ने अपनी तकरीर में इंडिया का नाम ही नहीं लिया, राइट, बट ही हैज टू रिलीज दैट रिपोर्ट, वरना कांग्रेस उसकी ऐसी की तैसी कर देगी। He has to do that. Congress is not even focusing on India. They are focusing on China. They are focusing on Muslim countries. ईरान के ऊपर तवज्जो है कि ईरान वगैरह के ऊपर, हाँ, बट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया पे भी रिपोर्ट बन गया, तो अब इग्नोर कैसा कर सकते हैं? They cannot ignore it. स्टेट डिपार्टमेंट नहीं चाहता ये। तो अगर इंडिया से दुश्मनी हो जाती है अमेरिका की, देन ये रिपोर्ट विल बिकम अ डंडा, उनके सर पे पड़ने के लिए, बिल्कुल समझ गया, मारने के लिए भी। और फिर वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जब बात इंडिया करेगा तो बोलेंगे ये ह्यूमन राइट्स पहले ठीक करो, आप फिर बात करो। द फैक्ट दैट उसी हफ्ते द सीनियर यूएस ऑफिशियल इज विलिंग टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इतना आसान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सरकार के पास नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर में होती है। अगर आपको जेट इंजन चाहिए तो जो कंपनी जनरल डायनामिक्स वगैरह जो बनाते हैं, they have to give you the technology. बिल्कुल, they will, if they want to give you, the US can block it. But the US can't order them के दे दे। ओके, राइट, उनका अंडरस्टैंडिंग है उनकी। अगर इंडिया कहती है कि मुझे कन्वर्सेशन दे दो, तो बाइडेन कांट कॉल मी एंड से कन्वर्सेशन इंडिया को दे दो, मैं बोला चल लेकिन अगर मैं देना चाहा तो रोक सकते हैं, then they can say no, you should not do this, this has strategic value. Okay, right. समझ रहे हैं ना आप? Fine. So technology is often with universities, private sector के ownership होती है, जिनके पास patents वगैरह होते हैं, they have the technology. Government doesn't own the technology. Government just controls कि किसके पास जाए, किसके पास ना जाए. So for example, अभी जो chips के ताल्लुक से जो law pass किया गया, अगर जो नए advanced chips आते हैं, अगर वो चाइना को बेचना चाहे, तो they'll have to get a certificate of clearance from the US government. आपको पता है एक जमाने में सीरिया को गेम बॉय वीडियो गेम्स नहीं बेच सकते थे आप, बिकॉज इट हैड डुअल टेक्नोलॉजी, उसके अंदर सामान था, कुड बी यूज्ड फॉर अदर चीजें। ओके, राइट। तो ये जो अभी न्यूक्लियर वाली जो बात चल रही है, तो ये आप ये कह रहे हैं कि अपनी तरफ वो हेडलाइन पढ़े और रिपोर्ट पढ़े। हेडलाइन में कहती है यूएस इज ट्राइंग टू ट्रांसफर, या एग्जैक्टली, बिल्कुल कीन इंटरेस्टेड टू। हालांकि आर्टिकल में ये है कि इंडिया said कि the US should transfer and the US said we are interested in doing that. ऐसे नहीं देने वाले, क्योंकि पहले तो एक ये है कि टेक्नोलॉजी ऐसी फुकट में नहीं, एक्सीडेंटली नहीं बनती। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, राइट, एंड देन यू कमर्शियलाइज दैट टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे अब F-35 की टेक्नोलॉजी है जी, बिल्कुल, अगर इंडिया को दे दे तो इंडिया will make a cheaper F-35 and outsell the US. क्यों देंगे? 4 टाइम cheaper होगा। हाँ, बिल्कुल, and identical technology. फिर आप क्या करेंगे? So they're not going to give it. There'll have to be some kind of arrangement, वापस royalty वगैरह. It's a complicated process. But the point is कि India is saying flat out no. ये नहीं कर रहा है ना अमेरिका। अगर कल पाकिस्तान जाके कहता है कि हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो, तो वो बोलेंगे कल आना। बताते आपको। जबरदस्त, बिल्कुल सही है सर। और टाइम क्योंकि हमारे पास कम है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें हैं। अभी जो कुछ हुआ बड़ा एक, मैं कहता हूँ कि शायद इससे कभी पहले भी हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा दिन हमने कभी नहीं देखा था। तो अभी बल्कि शो से पहले मैं और आप बात कर रहे थे कि जी वो तो या तो उनको कहा जा रहा है कि आप जेट पकड़े बाहर निकले, या फिर जो है वो आर्मी एक्ट के लिए तैयार हैं।
थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि वाकई इस तरह की चीजें उन्होंने की है कि उनको इस तरह का रगड़ा दिया जाए, या वाकई दुनिया में अगर हम सिविलाइज नेशंस की बात करते हैं तो वहां पे इस तरह की चीजें होती हैं। मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए था, बट हुआ है। अब किसी ने वो मोर उठा के भागा है, कोई जो है वो परफ्यूम की बोतल उठा के भागा है, कोई कोरमा उठा के भागा है, कोई कुछ, लेकिन मतलब अब हुआ है वो सारा कुछ। तो या डू यू थिंक कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो ये कहते हैं? देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ, देखिए अगर आप इसको अरब स्प्रिंग से तुलना करते हैं जी कंपेयर, जी। तो हम लोग 2-3 साल तो इतना एंथुसियाज्म था, ट्यूनीशिया में खत्म हो गई डिक्टेटरशिप, फिर इजिप्ट में खत्म हो गई, जब इजिप्ट फेल, मोहसिनी मुबारक की ऐसी की तैसी जब हो गई, बिल्कुल। तो समझे कि डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं जनरल कि सीसी बैठा हुआ है। सीसी तो छोड़ दें, ट्यूनीशिया भी खत्म हो गया ना, द बिल्कुल ओनली बिल्कुल। रिमेनिंग, वो भी नहीं रही डेमोक्रेसी। तो बाज लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का अरब स्प्रिंग तो नहीं है हम्म, कि पब्लिक, सही मुझे सही सही लगता है कि बोथ द आर्मी एंड इमरान खान वांट द क्राइसिस टू बिकम मोर सीवियर, सही। और सीरियस हो जाए क्राइसिस। इमरान खान की ये उम्मीद है कि हाल इतना बुरा हो जाए कि फौज इतना जुल्म करे पब्लिक पर कि पब्लिक उठा के फेंक दे। सही दैट इज सही। व्हाट ही वांट्स, राइट? ओके। ही वांट्स ओके ए ओके। बिग रेवोल्यूशन। राइट। मीडियम मीडियम सोल्यूशन में नहीं आएगा इमरान खान वापस। सही सही सही। आर्मी चाहती है कि पीटीआई वाले इतनी गड़बड़ करे कि द रेस्ट ऑफ द कंट्री डिमांड्स के फौज उनकी धुलाई करे, और वो करेंगे। सही सही सही। समझ रहे? ओके। फर्क ये है, सही both of सही। them want a crisis, bigger crisis, बिल्कुल बिल्कुल in सही the बिल्कुल। hope कि it will go. So the problem ये है कि all the major players want Pakistan to go into a deeper trouble before some solution emerges. लेकिन अरब स्प्रिंग से सबक ये भी सीख सकते हैं कि भाई, you can keep going in deeper and deeper into या trouble, coming out of it. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोमालिया को देख लें, कब कब या से परेशानी में कभी निकला है वहां से। नहीं। So that is the danger in Pakistan कि it is not only, देखिए फौज ने बहुत कंट्रोल किया, 80s में ले लें, 90s में ले लें, पाकिस्तान was not in a mess, it was not a democracy, but it was not a mess. या प्रॉब्लम ये है कि वो फौज करप्ट भी हो गई ना, फाइनेंशियली करप्ट हो गया, खुद अपने ही मुल्क को लूटना शुरू कर दी। जी बिल्कुल। So you could have had a non-corrupt military dictatorship, Pakistan would have been stable and growing economically like China. चाइना की तरह हो जाती है ना, पार्टी की गवर्नेंस के बजाय फौज की गवर्नेंस चलती, दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? अथॉरिटेरियनिज्म। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी एलिट आप ही को लूट रही है। बिल्कुल। यस। So that is why the model is not working at all. दूसरी एंड पर यह है कि जो डेमोक्रेसी चाहने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं जी जी। ईरानियन फिलोसोफर है, अब्दुल करीम सुरूश है उनका नाम, अब्दुल करीम सुरूश, यहाँ हार्वर्ड में भी पढ़ाए थे। तो एक बार मैं उनको एयरपोर्ट से लेकर 2-3 दिन उनके साथ गुजारा, तो उन्होंने मुझे एक जबरदस्त बात बोली। ही सेड्स, मुख्तदर, मॉडर्निटी जो है ना, ये जो मॉडर्निज्म जो कहते हैं जी। मॉडर्निटी इज लाइक ए ट्री, इट हैज फ्रूट्स एंड इट हैज रूट्स। He says the Muslim world only consumes the fruits of modernity. It does not have the roots of modernity. जबरदस्त The जबरदस्त। roots of modern society is secularism, democracy, knowledge, scientific based बिल्कुल knowledge. इंडिया में है, समझे ना आप, इंडिया में रूट्स हैं वो, बिल्कुल है। फ्रूट्स आर टेक्नोलॉजी। तो अगर आप सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह जाके देखें, वो खरीद के ला रहे हैं फ्रूट्स ऑफ मॉडर्निटी। या दे हैव नो रूट्स, अपने नहीं है, खुद भी नहीं है, तेल बेच रहे हैं और माल खरीद मार्केट से, हाँ, लेकिन दे कांट प्रोड्यूस एनीथिंग। यस। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान हैज सम फ्रूट्स, और जो थोड़े बहुत रूट्स थे वो काट दे रहे हैं। देखिए, या तो तारीख में लिखेंगे कि इमरान खान वाज द रेवोल्यूशनरी हु ब्रॉट डेमोक्रेसी टू पाकिस्तान, या he was a black hole that sucked everything in. Oh my God.
यस एग्जैक्टली। और खैर सर बिल्कुल आपकी बात आपने काफी अच्छा उस पे एनालिसिस किया, लेकिन मुझे एज ए पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हुए मुझे तो कम से कम कोई होप उनसे भी नजर नहीं आ रही जो लोग होप लगाए बैठे हुए हैं। काफी सारे लोग सर यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में वो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल मतलब वो सब कुछ देने के लिए खान के लिए तैयार है, लेकिन अफसोस के साथ कि खान का मकसद कुछ और है, वो नहीं है जो अवाम बेचारी समझ रही है। मैं यही कहूंगा कि वो भी उनको बेवकूफ बना रहे हैं जिस तरह बाकियों ने बनाया था। लेकिन खैर एनीवे अब उनके सपोर्ट है, एक मैं कहता हूँ उनका हक भी है कि अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनका राइट है। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय। चलें सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू वेरी मच सर।